सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो तुम लोग? आई थिंक तुम लोग मस्त होगे, बढ़िया होगे, एकदम मस्त कर रहे होगे। आज ये मेरा क्लास 10th के लिए लेक्चर नंबर 3 होने वाला है केमिस्ट्री का, जो कि चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल इक्वेशंस के बारे में, और हम लोग उसका बैलेंसिंग भी सीखे थे कि बैलेंस कैसे किया जाता है किसी केमिकल रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को। वर्ड इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, केमिकल फॉर्मूलाज और सिंबल्स को यूज करके हम लोग ये सब देखे थे। हम लोग बैलेंसिंग सीखे थे। तुम लोग प्रैक्टिस किए थे कि नहीं किए थे? आई थिंक तुम लोग किए होगे। आज हम लोग बढ़ेंगे आगे। आज हम लोग जानेंगे कि उस केमिकल रिएक्शन में हम लोग और क्या क्या इंफॉर्मेशन जोड़ सकते हैं। हम लोग उस केमिकल, देखो, जब हम लोग वर्ड रिएक्शन लिखते हैं, मतलब वर्ड्स में लिखते हैं कोई भी रिएक्शन, तो उसमें हम लोग सब चीज़ बताते हैं कि हाँ, जिंक जो है वो मेटल है, वो एक एक्वस सॉल्यूशन में जाकर रिएक्ट कर रहा है, ऐसे करके हम लोग बताते हैं। बट जब तुम लोग रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग केमिकल फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स का यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसमें हम लोग कैसे बता सकते हैं कि जिंक एक मेटल है और एक एक्वस सॉल्यूशन में वो उसको हम लोग डाल रहे हैं। तो उसी सब तरीके से, जिस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, आज हम लोग उसी सब तरीकों को पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग किसी रिएक्शन को ज़्यादा और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, ज़्यादा हम लोग को डिटेल बना सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर। टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, इक्वेशन क्या बनाना, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है कि वो हम लोग को ज़्यादा नॉलेज, हम लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके कि रिएक्शन क्या कहना चाह रहा है, हम लोग ज़्यादा जान सके डिटेल में। इसका 3 तरीका है। ठीक है, 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका है क्या है? बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस है, एक्वा सॉल्यूशन है या क्या है, उन सबको इंडिकेट करके हम लोग किसी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का वो सब इंडिकेट करेंगे, तो उससे हम लोग इन्फॉर्मेशन मिल सकता है कि जिंक एक मेटल फॉर्म में है और कोई एक एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में उसमें डाला जा रहा है, तो फिर क्या रिएक्शन बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है तो वो सॉलिड बन रहा है कि लिक्विड बन रहा है कि गैस में वेपराइज हो जा रहा है। हम लोग ये सब इन्फॉर्मेशन उसमें हम लोग किसी रिएक्शन में डाल सकते हैं फिजिकल स्टेट पे। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा? सेकंड वे, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस। हीट चेंजेस मतलब किसी रिएक्शन, हम लोग पढ़े 2 तरह का रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एक में हीट चाहिए होता है और एक में हीट निकलता है बाहर। ठीक है, हीट चेंजेस कैसे हुआ, मतलब एनर्जी हम लोग को देना पड़ रहा है कि एनर्जी उसमें लिबरेट हो रहा है। हम लोग इन सब चीज़ों को भी बता सकते हैं किसी रिएक्शन में, जिससे हम लोग को यह पता चल सकता है कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, मतलब उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है या फिर उससे एनर्जी लिबरेट होगा। ठीक है, तीसरा तरीका क्या हो जाएगा? बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब जैसे हर जगह हर रिएक्शन नहीं प्लेस हो सकता है, कुछ रिएक्शंस के लिए सर्टेन कंडीशंस चाहिए होता है। जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस भी है एक केमिकल रिएक्शन अपने आप में, उसके लिए क्या सनलाइट चाहिए ही चाहिए, वो रात में फोटोसिंथेसिस थोड़ी करेगा। तो ऐसे ही कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती है जिनके बिना रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होता है, जिनके बिना रिएक्शन अधूरा होता है। उन्हीं सब कंडीशंस को भी हम लोग जाने कि हम लोग कंडीशंस को कहाँ कैसे डिनोट करें कि जिससे ये पता चल सके कि अच्छा ये रिएक्शन इस कंडीशंस के होने पर ही होगा। ठीक है, चलो, तो पहला वे पे हम लोग बढ़ते हैं आगे, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हम लोग इस पे बढ़ते हैं। चलो, तो फिजिकल स्टेट कितने तरह का हम लोग रिएक्शन में लिख सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ? देखो, एक्वा सॉल्यूशन मतलब हुआ किसी कंपाउंड और वाटर का मिक्सचर को एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं। मान लो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि CuSO4 का एक्वा सॉल्यूशन है। एक्वा सॉल्यूशन मतलब क्या है कि उसमें Cu भी है, कॉपर तो है ही, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, बट उसमें प्लस वाटर भी है। वाटर में डाला या मिलाया हुआ सॉल्यूशन, उसको एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो एक्वा सॉल्यूशन एक स्टेट ऑफ मैटर नहीं है, बट हम लोग केमिकल रिएक्शंस में ऐसा यूज करते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग लिक्विड तो कह नहीं सकते। देखो, लिक्विड एक हुआ जिसमें प्योर लिक्विड, जैसे मान लो मर्क्यूरी बोल रहे हैं, तो मर्क्यूरी एक लिक्विड फॉर्म में, तो Mg को हम लोग क्या कर दिए, L के फॉर्म में लिख दिए, लिक्विड। बट अगर कोई चीज डिफरेंट कंपाउंड से मिलकर बना, वो लिक्विड फॉर्म में है बट वो एक्वा सॉल्यूशन वाटर के साथ मिला हुआ, तो हम लोग उसको एक्वा सॉल्यूशन बोल देते हैं। बहुत वाइड एप्लीकेशन होता है एक्वा सॉल्यूशन का, इसलिए हम लोग इसको एक जनरलाइज टर्म दिए हैं एक्वा सॉल्यूशन का। यही बात है। ठीक है, स्टेट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर तुम लोग जानते हो 3 ही होता है, सॉलिड स्टेट एंड गैस, और तुम लोग 2 पढ़े होगे तो प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, बट वहाँ यहाँ पे इसका यूज नहीं होता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ेंगे, एक्वा सॉल्यूशन। चलो ठीक, उसके बाद आगे आते हैं एग्जाम्पल्स में देखते हैं। तो जैसे देखो, ये बेसिक केमिकल रिएक्शन है जो हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे, Zn + H2SO4 जो देता है प्रोडक्ट में ZnSO4 + H2, ये रिएक्शन था। अब देखो, जिंक मेटल क्या होता है, एक सॉलिड के फॉर्म में लिया जाता है इस रिएक्शन में।
जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको एक्वस फॉर्म में लिया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में। और जिंक सल्फेट जो प्रोडक्ट निकलता है ये भी एक्वस सॉल्यूशन का ही रिजल्ट निकलता है, मतलब इसमें वाटर भी होता है। हाइड्रोजन इज गैस विच इज रिटन एज H2। सो हाइड्रोजन एक गैस के फॉर्म में वेपराइज हो जाता है। सो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, देखो सॉलिड को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, मतलब मेटल के साथ या फिर किसी भी सॉलिड मटेरियल के साथ उसके साथ में ब्रैकेट में एस डाल के लिख देते हैं स्मॉल एस। लिक्विड को उसी तरह स्मॉल एल से डिनोट करते हैं इस तरीके से ब्रैकेट में। एक्वस सॉल्यूशन को ब्रैकेट के अंदर ए क्यू, स्मॉल में ए क्यू एक्वस सॉल्यूशन, और गैस को ब्रैकेट में जी से। तो बात समझ में आ रहा है। तो अगर इसी तरह से अगर हम इस रिएक्शन को हम लोग लिखने जाए तो कैसे लिख सकते हैं, तो Zn किस फॉर्म में, मेटल के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, तो ZnS मीन्स यहाँ पे देखो S मतलब यहाँ क्या है, सॉलिड स्टेट में, प्लस H2SO4 किस फॉर्म में था, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट में AQ डाल देंगे, और ये क्या प्रोडक्ट में क्या दे रहा है, ZnSO4 जो दे रहा है वो एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में दे रहा है, ठीक। और प्लस H2 गैस दे रहा है, H2 गैस का G लिख दिए। अब देखो यहाँ पे क्या चीज है कि H2 गैस जो वो लिबरेट हो रहा है, मतलब वो वेपराइज हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है केमिकल रिएक्शन के, तो इसलिए हम लोग एक और तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये सही है, ये गलत नहीं है, बट इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट क्या कर सकते हैं, Zn जो कि सॉलिड के फॉर्म में है, प्लस H2SO4 जो कि एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में है। प्रोडक्ट दे रहा है, क्या दे रहा है, ZnSO4 प्रोडक्ट दे रहा है जो कि एक्वस फॉर्म में ही है, प्लस H2 जो कि गैस के फॉर्म में लिबरेट हो रहा है, और उसको लिबरेशन को इस तरीके से एरो डिनोट करके हम लोग दे सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि कोई गैस लिबरेट हो रहा है, मीन्स एनी गैस और अदर थिंग is going outside the reaction, is going outside the reaction, मतलब वो रिएक्शन में अब नहीं है, अब वो बाहर लिबरेट हो गया है, ठीक है। ये मतलब है इसका। तुम लोग ये दोगे या नहीं भी दोगे चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। हम बस एक तरीका बताएं और कि हाँ भाई ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है। अगर कहीं पे ऐसे करके डिनोट किया रहा है ऊपर एरो देके, उसका मतलब है कि वो चीज़ बाहर निकल रहा है, वो चीज़ वेपराइज हो रहा है, मेनली वो गैस ही होगा जनरली, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखो कुछ केसेस में क्या होता है, एन इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट, इनसॉल्यूबल मतलब जो घुलनशील नहीं हो, घुलनशील मतलब जिसको जो घुले नहीं उस एक्वस सॉल्यूशन। जैसे ZnSO4 का जो यहाँ पे सॉल्यूशन बना था, वहां पे क्या था, ZnSO4 में Zn जिंक और SO4 दोनों घुल गया है, तो एक्वस सॉल्यूशन में बन रहा है। सो बट यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी बनते हैं जो घुलते नहीं है एक दूसरे में, जो कि इनसॉल्यूबल होते हैं। सो इन सम केसेस इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट कॉल्ड प्रेसिपिटेट। हम लोग प्रेसिपिटेट के बारे में जाने थे, प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट एक ऐसा सॉलिड फॉर्म होता है जो कि प्रोडक्ट में निकलता है, ऐसा प्रोडक्ट जो कि सॉलिड स्टेट में ही रह जाता है, वो घुलता नहीं है, वो इनसॉल्यूबल मटेरियल होता है, इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट होता है जो कि किसी रिएक्शन में निकला होता है, ठीक है। सो इन सम केसेस एन इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूशंस ऑफ रिएक्टेंट और सॉल्यूशन ऑफ अ गैस और अ सॉल्यूशन एंड अ गैस। मींस कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, उसमें कोई एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा, प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट बन जाएगा, उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, सिंस द इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट और प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस, ये एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, इसलिए इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। एंड और कैसे किस तरीके से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। सो मान लो ये एक इक्वेशन है, ठीक है, इसमें देखो CaOH होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको लाइम वाटर भी कहते हैं। तो ये चीज याद रखना भैया, जितना हम केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव है, उन सब चीजों को याद रखना। तो CaH होल ट्वाइस जिसको लाइम वाटर भी कहते हैं, वो एक्वस फॉर्म में ले रहे हैं, और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस फॉर्म में, उसको लेके प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं, इसको चॉक पाउडर भी कहते हैं। चॉक पाउडर जो हम लोग चॉक से लिखते हैं, जो टीचर्स लोग लिखते हैं, वो इसी चॉक का बना होता है। वही चॉक का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये प्रेसिपिटेट बना है। देखो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इंफॉर्मेटिव कर सकते हैं, व्हाइट PPT, प्रेसिपिटेट को कैसे लिखते हैं, PPT करके, PPT इस तरीके से हम लोग लिखते हैं प्रेसिपिटेट। और प्लस हाइड्रोजन जो ये H2O जो निकला वाटर, वो लिक्विड फॉर्म में निकला है, तो इसको स्मॉल एल से डिनोट कर दिए, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो जो प्रेसिपिटेट निकला उसको तो सॉलिड फॉर्म में लिखेंगे, सॉलिड ब्रैकेट देके, नीचे लिख देंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट। या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, CaOH होल ट्वाइस, ये एक्वस फॉर्म में, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस एक्वस फॉर्म में, प्लस CO2 गैस के फॉर्म में। इससे हम लोग क्या मिल रहा है, CaCO3 जो कि एक प्रेसिपिटेट है, तो इसको तो हम लोग ऐसे करके लिख देंगे व्हाइट PPT। या फिर इसको क्या करो, ऐसे करके लिख दो, ठीक है। ये डाउनवर्ड एरो मतलब ये सेटल डाउन हो गया, ठीक है, सेटल डाउन
substances in a reaction, ओके। सो ये सेटल डाउन हो गया। अब प्लस H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में था। तो बात समझ में आया? ऐसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया सकता है प्रेसिपिटेट को, ठीक। चलो बात है अपने सेकंड वे पे, टू इंडिकेट द हीट चेंजेस इन द इक्वेशन, मतलब किसी इक्वेशन में, किसी रिएक्शन में हीट चेंज हो रहा है, या तो हीट दिया जा रहा होगा, हम लोग को देना होगा, या फिर हीट इसमें से लिबरेट होगा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस इन्वॉल्व। पहला एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हुआ? जिसमें हीट लिबरेट होता है या इवॉल्व होता है। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, जिसमें हीट क्या होता है? इवॉल्व होता है, जो लिबरेट होता है, आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल, व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन। देखो, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिसमें बहुत सारा एनर्जी लिबरेट होता है। कार्बन किस फॉर्म में लिए? सॉलिड का फॉर्म में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में लिए? गैसियस फॉर्म में। और यहाँ पे क्या हो रहा है? CO2 गैस जो हो रहा है लिबरेट हो रहा है। इसको हम लोग अपवर्ड एरो से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस हीट जो यहाँ पे एनर्जी लिबरेट हो रहा है, एनर्जी इवॉल्व, एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है, इवॉल्व है। इवॉल्व मतलब निकलना, ठीक है, लिबरेट होना, ठीक। सो इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल ही है कोयला का। जो कोयला या कोल होता है वो प्योर कार्बन के फॉर्म में होता है, ठीक है। जो प्योर कार्बन के फॉर्म का सब्सटेंस है वो लगभग कोल है। तो कोल को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, अब कोई भी चीज़ अगर जलता है, कंबशन होता है जनरली, तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। सो कोल को जब ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे या प्योर कार्बन को, तो उसमें CO2 गैस रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड प्लस हीट, जो कि जैसे हम लोग गर्मी में क्या करते हैं, कोयला वगैरह जला के उससे हम लोग हीट मतलब एनर्जी तापते रहते हैं या फिर गर्मी लेते रहते हैं। उससे क्या हो रहा है? हीट लिबरेट हो रहा है, जिससे इन्वायरमेंट भी गर्म हो रहा है। सो ये एक बढ़िया एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। एक्सोथर्मिक क्या हुआ? जिसमें हीट लिबरेट हो रहा हो, हम लोग को हीट एनर्जी देना ना पड़े, उसमें से हीट एनर्जी निकले। सो अब देखो यहाँ पे एक पावरफुल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको नोट करके रखना। ऑल द कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सारा कंबशन रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोलो कंबशन रिएक्शन क्या होता है सर? देखो कंबशन रिएक्शन क्या होता है, तो कंबशन रिएक्शन हो गया दोज रिएक्शन विच आर कंबसेबल। कंबसेबल मतलब क्या होता है? कंबसेबल मतलब जलता है, नहीं होता। देखो जितना भी जलने वाला एग्जाम्पल है, जैसे कोई पेपर जल रहा है या फिर कोई मोमबत्ती जल रहा है, कुछ भी जल रहा है लगभग जनरली, तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलता है। तो कंबशन मतलब होता है जलना। सो कोई भी जो जल रहा होगा, कोई भी सब्सटेंस, तो वो लगभग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा होगा। दोज रिएक्शन इन विच आर कंबसेबल एंड रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर कंबशन। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलते हैं। फॉर रिएक्शन इज नोन एज कंबशन रिएक्शन, ठीक है। तो उन सब रिएक्शन को छोड़ के, ऐसा नहीं कि उन सब रिएक्शन को भी इंक्लूड कर ले जो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहे हैं। सारे जलने वाले एग्जाम्पल को दिए जा रहे हैं इसमें, हम लोग दिए जा रहे हैं हीट एनर्जी जो लिबरेट होता है एक्सोथर्मिक में। नहीं, जो भी कंबशन रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा होगा, उन्हीं सब में से हीट लिबरेट होगा, मतलब हीट निकलेगा, हम लोग को देना नहीं पड़ेगा, तो वो सब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल देखा जाए, कंबशन ऑफ फ्यूल सच एज वुड। देखो कंबशन ऑफ फ्यूल सच एज वुड, लकड़ी को जलाओगे, कोल को जलाओगे, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सबको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना होगा। ऑल आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज ऑल दिस रिएक्शन प्रोड्यूस हीट एनर्जी। ये सारा हीट एनर्जी ही प्रोड्यूस करता है। जितना भी कंबशन रिएक्शन होता है वो सब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। सो यहाँ पे अगर एग्जांपल देखा जाए, नेचुरल गैस मतलब देखो नेचुरल गैस में बहुत सारे गैसेस मिले होते हैं, बट मेनली उसमें क्या होता है? मीथेन होता है मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट उसका क्या है? मीथेन, CH4 जिसको कहते हैं। सो नेचुरल गैस इज मेनली मीथेन, ओके। व्हेन नेचुरल गैस बर्न्स इन द ऑक्सीजन ऑफ एयर, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बर्न होगा मतलब जलेगा, सो इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ये क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर वेपर बनाता है, ठीक। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, जो बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। देखो जब हम लोग गैस पाइपलाइन भी यूज होता है तो एलपीजी भी आता है, नेचुरल गैस भी आता है, या फिर
जब सीएनजी जो भी हम लोग कहते हैं उसमें क्या होता है, मीथेन का जब कंस्टिट्यूएंट होता है तो मीथेन बहुत अच्छा कंबसेबल प्रोडक्ट है, मतलब वो रेसिड्यू कुछ नहीं छोड़ता है। जैसे मान लो कोई पेपर को तुम जलाओगे तो पेपर क्या होगा, राख छोड़ेगा। उसी तरह जब तुम पेट्रोल को जलाते हो तो देखोगे तुम, जब जहाँ एग्जॉस्ट होता है वहाँ पे अंदर अंदर बहुत सारा कालिक या फिर ऐश जमा हो गया। ऐश नहीं होता है, वो कालिक होता है, जो कि पेट्रोल के जलने के बाद वो कंबसन, वो जला ही नहीं वो पार्ट, ठीक है, वो सब चीज़ें तो वहाँ पे बैठ गया। बट मीथेन क्या होता है, एक बहुत अच्छा कंबसेबल प्रोडक्ट है, वो लगभग जल जाता है सारा का सारा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम लोग को लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस मिलता है, नॉट लॉट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होता है। इसमें क्या है रिएक्शन में, मीथेन जो लिए नेचुरल गैस CH4 गैसेस फॉर्म में लिए, उसको O2 के प्रेजेंस में जलाए, O2 के प्रेजेंस में जलाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और हाइड्रो और वाटर बनाया। वाटर देखो स्टीम के फॉर्म में, देखो ये ध्यान दो, ये क्या स्टीम के फॉर्म में, वाटर इज इन गैसियस फॉर्म, गैसियस फॉर्म में देखो G लिखा हुआ है, L नहीं लिखा हुआ है, सो गैसियस फॉर्म, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे स्टीम, ठीक है। वाटर का गैसियस फॉर्म क्या होगा, स्टीम होगा। अगर यहाँ वाटर लिख के S लिखा रहता तो वो आइस हो जाता है। वाटर का सॉलिड फॉर्म क्या है, आइस। यहाँ तक समझ के बाद चलो आगे बढ़ते हैं। सो अनदर एग्जांपल देखते हैं, द कंबशन ऑफ फूड। कंबशन भी यहाँ पे, फूड मतलब ग्लूकोज। जैसे हम लोग जो फूड लेते हैं, फूड खाते हैं, वो हम लोग का डाइजेशन होते होते बहुत सिंपल प्रोडक्ट में बनता है ग्लूकोज, जिस और ग्लूकोज को ही डिफरेंट डिफरेंट बॉडी सेल्स में भेजा जाता है और ग्लूकोज को ही यूज करके हम लोग फूड अपना प्रिपेयर करते हैं, अपना एनर्जी प्रिपेयर करते हैं। सो जो फूड फूड को हम लोग कंबशन मतलब बॉडी में यूटिलाइज करना, ऐसा नहीं कि हम लोग ग्लूकोज को लेकर जला रहे हैं माचिस से, नहीं, बॉडी में यूटिलाइज करना उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, वो भी कंबशन की तरह यूज होता है। क्योंकि देखो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, रेस्पिरेशन की मदद से वो बॉडी सेल्स में जाके यूज होता है ऑक्सीजन, उस फूड को, उस ग्लूकोज को यूज करने के लिए, ठीक है, वो यहाँ समझेंगे हम लोग। इन आवर बॉडी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखो रेस्पिरेशन लिए, हवा लिए, ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन पूरे ब्लड सेल में पहुंचा, ब्लड सेल में जाके जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, जो कि एनर्जी फॉर्म में होता है, उसको तोड़ता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब इन्वॉल्व होता है किसी रिएक्शन में जो कि कंबशन के रूप में होता है, तो वो कंबशन रिएक्शन हो जाता है। सो द फूड्स लाइक चपाती, रोटी, ब्रेड, राइस, पोटैटो एटसेट्रा कंटेन मेनली स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। ये सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है मेनली, जो तो हम लोग जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन सच कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लूकोज। सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ दिया जाता है। दिस ग्लूकोज अंडरगोज स्लो कंबशन by combining with oxygen in the cells of our body to produce energy is called respiration। respiration क्या हुआ, जो ये फूड होता है, जो ये ग्लूकोज होता है, वो ऑक्सीजन के साथ सेल में कंज्यूम होता है, कंबशन होता है उसका, और वो फिर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। देखो यहीं से एनर्जी हम लोग का आता है, ठीक। ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में, इसका लॉन्ग फॉर्म ये इतना में नहीं हो जाता है, इसका बहुत लॉन्ग फॉर्म है, सो तुम लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ देखो, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस। एनर्जी हम लोग को बनता है, तभी ना हम लोग को एनर्जी मिलता है जी खाना खाने के बाद। सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग विद प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो फिर बॉडी सेल्स से आउट में एक्सहेल हो जाता है, और वाटर जो बनता है वो बॉडी में यूज हो जाता है। सो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हुआ C6H12O6, C6H12O6 प्लस 6O2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 लिए। देखो यहाँ ऑक्सीजन गैस है और C6H12O6 वो एक्वस फॉर्म में है, वो एक मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में नहीं है, वो एक्वस फॉर्म में है, मतलब बॉडी में लिक्विड में घुला हुआ है, किसी वाटर में घुला हुआ है। सो 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में लिए हम लोग, वो भी गैसेस फॉर्म में, और 6H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में, देखो यहाँ लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड, ओके। एंड ये जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये रिएक्शन बैलेंस है ना। देखो अगर तुम लोग यहाँ देखोगे तो यहाँ पे क्या है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। देखो C6, अब देखो कार्बन कहीं नहीं, तो यहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे अगर आओगे तो C6 मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो ये बैलेंस हो गया। H12 मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे हाइड्रोजन देखोगे तो 6 2 या 12 मतलब 12 हाइड्रोजन यहाँ भी है। देखो यहाँ O6 है, मतलब ऑक्सीजन 6 यहाँ पे हुआ, और 6O2 मीन्स 12 ऑक्सीजन, तो 12 6 18 ऑक्सीजन टोटल। यहाँ पे देखोगे 6 2 या 12 ऑक्सीजन यहाँ पे, और प्लस 6O है, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो टोटल 18 ऑक्सीजन। सो दोनों रिएक्शन क्या है, केमिकली बैलेंस्ड है। और अगर बैलेंस ना हो तुम लोग खुद से बैलेंस करके देखो, और अगर बैलेंस है तो भी तुम लोग खुद से एक सिंपल इक्वेशन लो और उसको बैलेंस करके देखो। बैलेंसिंग का प्रैक्टिस करते रहोगे तो ज़्यादा सही रहेगा।
ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो समझते हैं, दोज रिएक्शन इन विच द हीट इज अब्सॉर्ब इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम लोग पढ़े कि हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट लिबरेट हो रहा है। हम लोग ऐसे पढ़ते हैं इसमें हम लोग को हीट देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है, सप्लाई करना पड़ता है, तब जाके वो रिएक्शन होता है और तब जाके उसमें से प्रोडक्ट बनता है। और वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हुआ, जिसमें हीट हम लोग को देना पड़े, हम लोग को लिबरेट नहीं हो रहा है, वो हम लोग को देना पड़े रिएक्शन में प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो हम लोग रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस और उसका टाइप पढ़ेंगे, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उसमें आएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट ऐसे अगर हम लोग जनरली बता दें कि जनरली अगर बताएं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है ये, लेकिन ये चीज नोट कर लेना, ठीक है। देखो सारा कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ और सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, शॉर्ट में बता रहे हैं अभी हम। जब दो और दो से ज्यादा मॉलिक्यूल, मोर देन वन मॉलिक्यूल, मोर देन वन मॉलिक्यूल, जब दो और दो से ज्यादा मॉलिक्यूल कंबाइन, कंबाइन विथ ईच अदर, कंबाइन एज रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की तरह कंबाइन होता है टू फॉर्म प्रोडक्ट, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, अ सिंगल प्रोडक्ट। अगर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो वो क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको क्या, कौन सा रिएक्शन कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलो, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में, टेंशन नहीं लेने का। सो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर हीटेड, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हीट किया जाता है टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे, ऑफ अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस। देखो 3000 डिग्री सेल्सियस है, मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस में तो यार आदमी को एकदम दिमाग खराब हो जाता है, 3000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, दे कंबाइन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वो क्या करते हैं, कंबाइन हो गए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाता है। एंड लॉट ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब इन दिस रिएक्शन, और इसको होने के लिए बहुत सारा हीट रिएक्शन अब्सॉर्ब होता है। जो हम लोग क्या दे रहे हैं, हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर दे रहा है। हाई टेम्परेचर मतलब क्या होता है, हीट बहुत ज्यादा देना। तो और अगर हीट हम लोग बहुत ज्यादा दे रहे हैं तो वो यूज अप होकर क्या बन रहा है, तब जाके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ऐसे नहीं बन जा रहा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, उसमें बहुत सारा हीट हम लोग को देना पड़ रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ रहा है, तो हम लोग का क्या बन रहा है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, द रिएक्शन इन विच नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन combine to form नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड takes place inside the engines of motor vehicle। जो मोटर व्हीकल का जो इंजन होता है वहां पे ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को बहुत सारा हीट दिए, बहुत सारा टेम्परेचर दिए, तो जाके वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गया। अब देखो ये भी बैलेंस किया गया इसको, N2 था O2, ये रॉ फॉर्म में होता है, ये सही N और O नहीं लिया आता है, N2 और O2 लिया आता है। बट यहाँ पे देखो रिएक्शन में NO निकल रहा था, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का क्या होता है फॉर्मूला, NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का NO। सो यहाँ पे बैलेंस किया गया, इसको 2NO कर दिया गया। सो मतलब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल और 2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, जो कि रिएक्टेंट में भी सेम है, तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहता है, जहां पे हीट एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। इसमें क्या होता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है इस रिएक्शन में। देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि क्या सॉलिड फॉर्म में है। ठीक, हम लोग बताया कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चौक होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ, चौक। सो चौक को जब बहुत सारा हीट, बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो वो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैसियस फॉर्म में लिबरेट हो जाता है हवा में, और ये कैल्शियम ऑक्साइड बचता है। जैसे यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पहाड़ टाइप है, पत्थर टाइप है, ये पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट का पत्थर है, पहाड़ है। ठीक है, और ये जब बहुत ज्यादा, बहुत टाइम तक, बहुत हाई टेम्परेचर में ये प्रेजेंस में रहता है, तो वो धीरे धीरे उसमें से CO2 रिलीज होते जाता है, एंड वो सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड बचता है बहुत देर बाद। ठीक है, ये इसके लिए बहुत टाइम लगता है इसको, इस रिएक्शन को होने के लिए, पर तुम जनरली लैब में भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे वहां पे जब ये 3000 डिग्री सेल्सियस में हम लोग कर सकते हैं। सो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सो कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूटने के लिए भी बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर का रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, बात समझ आ गई? देखो ये सब रिएक्शन याद रखना। देखो यहाँ पे CaCO3 सॉलिड फॉर्म में हीट एनर्जी रिप्लेट हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड फॉर्म में रह गया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में रिलीज हो गया हवा में। ठीक, चलो यहाँ देखते हैं। अब देखो फोटोसिंथेसिस भी एक क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी चाहिए।
देखो फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज बिकॉज सनलाइट, सनलाइट क्या है, एक तरह का एनर्जी है, सन एनर्जी क्या है, सनलाइट एनर्जी एक तरह का एनर्जी है, सनलाइट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट। तुम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ी होगी, लाइट एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलेगा, दोनों आएगा, तभी जाके क्लोरोफिल के अंदर से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है एज अ बाय प्रोडक्ट। सो इसका रिएक्शन क्या होता है याद है, CO2 वेट, फोटोसिंथेसिस का हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। ओके, सो फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, रिएक्शन CO2 प्लस H2O क्या देता है, देखो CO2 प्लस H2O, CO2 मिलता है, वाटर मिलता है, उसके बाद क्या मिल रहा है, सनलाइट एज एनर्जी मिल रहा है, सनलाइट, सनलाइट एनर्जी हो गया, सनलाइट एनर्जी, और ये जो क्या देता है ये C6H12O6 मतलब ग्लूकोज देता है, प्लस यहाँ पे O2 लिबरेट हो जाता है गैसियस फॉर्म में, और ये एक्वस फॉर्म में ग्लूकोज दिया, ये भी गैसियस फॉर्म में होता है, देखो हम लोग सही से नहीं लिख रहे हैं, ये गैसियस फॉर्म में हो गया, ये लिक्विड फॉर्म में हो गया, बात समझ में आ गया। देखो ये रिएक्शन अब बैलेंस नहीं लग रहा है हमको, कैसे, देखो यहाँ पे, यहाँ क्या है, कार्बन का कितना मॉलिक्यूल है, यहाँ पे टोटल एक ही है, कार्बन का 1 मॉलिक्यूल, ओके, यहाँ पे कार्बन का कितना है 6 मॉलिक्यूल, C इज इक्वल टू 6 मॉलिक्यूल है, ठीक। यहाँ पे H2 का देखेंगे मतलब हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल, और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का टोटल 12 मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन का 12 मॉलिक्यूल है, ठीक। उसके बाद यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 और एक 3, मतलब ऑक्सीजन कितना 3 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, और यहाँ देखो ऑक्सीजन का कितना 2, सो और यहाँ पे 2 और फिर यहाँ 6 भी तो है, 6 to 8 मॉलिक्यूल है, ठीक, समझ में आ गया। तो देखो हम लोग दोनों को बैलेंस करना है, तो हम लोग ये तो दिख रहा है कि इसमें से अगर 6 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो वो कार्बन 6 मॉलिक्यूल हो जाएगा, इसमें भी अगर 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्बन 6 मॉलिक्यूल हो जाएगा। सो मीन्स यहाँ पे अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। बट अब ऑक्सीजन देखते हैं, अब ऑक्सीजन क्या हुआ है, न्यू ऑक्सीजन, अगर न्यू ऑक्सीजन देखा जाए तो क्या हुआ, ऑक्सीजन अब बन गया 6 to 12 और 12 प्लस 6 18 मॉलिक्यूल, 18 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे अब ऑक्सीजन कितना बचा, यहाँ पे अभी भी 6 और 2 8 है, यहाँ पे अभी कितना 8 मॉलिक्यूल है, ठीक। और अगर यहाँ पे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दें, मान लो इसको भी हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6O2 बना देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन टोटल 6 2 12, 12 प्लस 6 18, सो मीन्स यहाँ पे अब ऑक्सीजन क्या हो गया 18 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन अब क्या हो गया 18 मॉलिक्यूल, ठीक। सो ऑक्सीजन ही बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन ही बैलेंस हो गया। सो अब इस रिएक्शन को दोबारा लिख सकते हैं 6CO2 जो कि गैसियस फॉर्म में प्लस H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में प्लस हीट या सनलाइट एनर्जी तुम कह सकते हो, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट क्या दे रहा है C6H12O6 ये एक्वस फॉर्म में दे रहा है, प्लस 6O2 मतलब ये गैसियस फॉर्म में लिबरेट हो जा रहा है। यहाँ पे हम लोग O2 किस ऐसे एरो अपवर्ड देके भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक। चलो अब हम लोग तीसरा वे पे आते हैं, टू इंडिकेट द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। हम लोग कंडीशंस को जानते हैं जिसके अंदर क्या होता है रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है। कुछ कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, देखो सबसे पहले तो कंडीशन हो सकता है कि उसमें टेम्परेचर चाहिए होगा कि एक मिनिमम टेम्परेचर, जैसे अब नाइट्रोजन मोनोक्साइड जो फॉर्म हो रहा था वो 3000 डिग्री सेल्सियस पे जाके फॉर्म होता है, तो वो एक कंडीशन हुआ 3000 डिग्री सेल्सियस पे फॉर्म होना। किसी कैटलिस्ट का यूज होता है, कैटलिस्ट क्या होता है किसी रिएक्शन में, कैटलिस्ट वो प्रोडक्ट होता है जो कि किसी रिएक्शन को स्पीड अप करता है, बट उस रिएक्शन में वो इन्वॉल्व नहीं होता है, वो रिएक्शन में किसी भी मॉलिक्यूल के साथ कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है, वो बस रिएक्शन में जाके उस रिएक्शन को थोड़ा सा तेज कर देता है या तो थोड़ा सा धीरे कर देता है, उसका बस वही काम है। मतलब क्या है, जैसे देखो मान लो एक कपल जा रहा है, उसके बीच में एक दोस्त भी होता है, ठीक है, उन दोनों में से किसी का, तो दोस्त का क्या काम होता है, दोस्त थोड़ी कपल के बीच में इन्वॉल्व हो जाता है, दोस्त क्या करता है वो बस उन लोगों के साथ रहता है, उन लोगों को देखते रहता है, ऐसा कोई और तो देख तो नहीं रहा है, या फिर उन लोगों को बस कंपनी देने के लिए रहता है कि ऐसा ना लगे कि दो कपल ही चल रहा है। तो क्या हुआ, वो कपलिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वो बीच वाला ही है, बट वो क्या होता है बस एक रिएक्शन में गया है एंड उस रिएक्शन को या तो प्रोटेक्ट कर रहा है या फिर उस चीज को फास्ट या स्लो कर रहा है। कैटलिस्ट का बस इतना काम है, कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना उसका रिएक्शन को इन्वॉल्वमेंट है रिएक्टेंट में और ना ही प्रोडक्ट में इन्वॉल्वमेंट है, वो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वाला रिश्ता नहीं रखता है, बस वो जाके इन्वॉल्व होकर फास्ट या स्लो करता है रिएक्शन को, जैसे दो कपल के बीच में एक दोस्त भी करता है, ठीक है। ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है, मेरा एडवाइस है। चलो ठीक, तो देखते हैं हम लोग क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। सो
देखो सबसे पहला कंडीशन क्या है, इफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन, अगर हीट किसी रिएक्शन में चाहिए, मतलब एंडोथर्मिक, सो टू टेक प्लेस, देन द साइन हीट साइन डेल्टा। देखो हीट का एक अलग साइन भी होता है जिसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो एकदम बात ध्यान में हटा लो कि ये जो डेल्टा, ये इसको डेल्टा कहते हैं, डेल्टा, ठीक है। ये होता है साइन फॉर रिप्रेजेंटिंग हीट, ठीक है, साइन फॉर रिप्रेजेंटिंग हीट। हर बार वहां पे हीट लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हीट कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, डेल्टा को एरो के ऊपर रख दिया, इसका मतलब क्या है, हीट चाहिए इस रिएक्शन के लिए। और अगर हीट लिबरेट होगा तो कैसे लिखेंगे, उसी डेल्टा साइन को प्रोडक्ट में जाके प्लस, जैसे हीट लिखते थे वैसे प्लस डेल्टा बना दो, तो वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक लिखना हो तो रिएक्टेंट के पास लिख दो ऐड करके, या फिर एरो के ऊपर लिख दो। और अगर एक्सोथर्मिक को लिखना हो तो प्रोडक्ट में जाके प्लस डेल्टा लिख दो या प्लस हीट लिख दो। So if heat is required for a reaction to take place, then the heat sign delta is put over the arrow of the equation. Arrow ये ऊपर रख दिया जाता है, कोई भी कंडीशन को एरो के ऊपर या नीचे ही दिखाया जाता है, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नहीं दिखाया जाता है। जैसे अगर 3000 डिग्री सेल्सियस उसमें तुम लिखना चाहोगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वाले में, तो उसमें भी जो 3000 डिग्री सेल्सियस लिखोगे वो एरो के ऊपर या नीचे लिखोगे, वो तुम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में नहीं लिख दोगे बैठे बैठे, ठीक है। सो if the reaction takes place in the presence of a catalyst, एक catalyst के presence में कोई reaction हो रहा है, then the symbol or the formula of the catalyst is also written, जो कि catalyst का formula और symbol है उसको लिखा ही जाता है कि कौन सा catalyst ले रहे हैं, उसको formula symbol के फॉर्म में written above और below the arrow sign, उसको arrow sign के ऊपर या नीचे रखते हैं। पूछोगे ऐसा क्यों रखते हैं, क्योंकि देखो उसका कोई काम थोड़ी है, ना ही रिएक्टेंट में कोई काम है ना ही प्रोडक्ट में कोई काम है, तो उसको ना ही रिएक्टेंट में हम लोग रखते हैं ना ही प्रोडक्ट में रखते हैं, वो बस रिएक्शन को स्पीड अप या स्पीड स्लो करता है। जैसे जब भी वो तीसरा आदमी जाता है तो वो कपल का फोटो खींचता है, वो कपल के फोटो में थोड़ी बीच में आ जाता है, स्टोरी लगता है तो तीसरा आदमी थोड़ी दिखता है, तो वो क्या करता है, वो बस कपल का फोटो खींचता है। अब बनना चाहिए बट ठीक है यार, ठीक है। सो देखो यहाँ पे जैसे एक रिएक्शन देखते हैं हम लोग, 2KClO3, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को बोलते हैं। सो टू मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट लिए जो कि सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है। इस रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बना, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो कि गैस में लिबरेट हो गया, ठीक है। सो पोटेशियम क्लोराइड, ओके। अब देखो इस रिएक्शन को होने के लिए पहली बात तो हमें हीट चाहिए, हीट, और जिसको हम लोग डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट कर दिए, और MnO2 चाहिए। MnO2 क्या हुआ, मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है, इसको लिख दे रहे हैं मैंगनीज ऑक्साइड। देखो कंफ्यूज मत होना है, Mg कहते हैं मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम अगर तुम लोग पढ़े होगे तो, और Mn कहते हैं मैंगनीज को, मैंगनीज, ठीक, ओके, कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में। सो मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक, मैंगनीज ऑक्साइड, और हीट चाहिए होता है इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। सो हम लोग इसको कहाँ लिखे, एरो के ऊपर नीचे लिखे। देखो यार बुरा नहीं मानना यार, ऐसे एग्जाम्पल दिए, ऐसे कोई मजाक था, कोई बुरा नहीं मान लेना, ठीक है। चलो देखो अगर ये देखा जाए, पोटेशियम क्लोरेट जो कि फॉर्म हो रहा है 2KCl प्लस 3O2 के फॉर्म में, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे ये जो हीट हुआ, देखो यहाँ पे लिख देते हैं अच्छा से, डेल्टा, डेल्टा ये क्या हुआ, फॉर हीट रिप्रेजेंट, फॉर हीट एनर्जी रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ओके। देखो ये यही है मैग्नीशियम मैंगनीज डाइऑक्साइड, यही है, देखो मैंगनीज डाइऑक्साइड है ये, सॉरी मैंगनीज डाइऑक्साइड है ये, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना, हाँ, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, इट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द पोटेशियम क्लोराइड। इससे क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन गैस इसमें से लिबरेट हो रहा है। सो ऑक्सीजन गैस बनाने का बहुत तरीका है, ये भी एक तरीका है जिसमें से ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है तो ये बनता है। सो ऑक्सीजन गैस जब बनाने जाते हैं तो उसमें हम लोग मैंगनीज डाइऑक्साइड का भी यूज करते हैं अगर ये रिएक्शन परफॉर्म करने वाले होंगे तो। मैंगनीज MnO2 क्या है, मैंगनीज, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब देखते हैं दूसरा रिएक्शन देखते हैं, मेथनॉल और मिथाइल अल्कोहल। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, मीथेन पढ़े थे, CH4। CH4 जब अल्कोहल में मिलता है, अल्कोहल शराब, शराब मतलब शराब नहीं हुआ, देखो यहाँ अल्कोहल एक ग्रुप होता है OH, तुम लोग पढ़े होगे फंक्शनल ग्रुप होता है, उसका बात कर रहे हैं, ठीक है, शराब पे मत चल जाओ सीधे। सो मिथाइल अल्कोहल जब मीथेन जब अल्कोहल के साथ मिलता है तो उसको मिथाइल अल्कोहल बन जाता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल जिसको मेथनॉल भी बोलते हैं। सो मेथनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड हाइड्रोजन, इन दोनों से मिलके
मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल बनता है। द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेज इज कंप्रेस्ड टू 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 300 एटीएम प्रेशर। तो प्रेशर को नापने का यूनिट तुम लोग अगर पढ़े होगे, प्रेशर को नापते हैं हम लोग एटीएम में, एटीएम या फिर पास्कल में नापते हैं। तो जब हम लोग 300 एटीएम प्रेशर लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड देन पास्ड ओवर कैटलिस्ट, और उसके बाद भी क्या होता है, कैटलिस्ट चाहिए होता है, एंड देन पास ओवर कैटलिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। ये दोनों का मिक्सचर कैटलिस्ट लेते हैं। कोई एक यहाँ कैटलिस्ट नहीं है कि जिंक ऑक्साइड ले लिया कैटलिस्ट, जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड दोनों को मिक्स करते हैं, तब जाके कैटलिस्ट फॉर्म होता है, वो हम लोग एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। एंड हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस। देखो हीट भी कितना चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस चाहिए। सो मेथनॉल बनाने के लिए 300 डिग्री सेल्सियस चाहिए तुमको टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, और Zn जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के दोनों के मिक्सचर का कैटलिस्ट चाहिए। तो ये सब क्या हुआ, ये सब एक कंडीशंस है इस रिएक्शन को प्लेस होने के लिए। सो ये सब कंडीशन कहाँ, एरो के ऊपर नीचे लिखेंगे, ठीक है। सो द कंडीशंस फॉर दिस रिएक्शन to takes place are a pressure of 300 atmospheric pressure, a temperature of 300 degree Celsius, and a catalyst which is the mixture of zinc oxide and chromium oxide. So उसको कैसे लिखेंगे, ZnO plus CrO3। ZnO क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड, एंड CrO3 क्या हुआ, देखो यहाँ लिखते हैं ZnO जिंक ऑक्साइड, और ये CrO3 क्या हुआ, क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। ओके, सो क्रोमियम ऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड का कैटलिस्ट, और 300 एटमॉस्फेरिक और 300 डिग्री सेल्सियस। देखो ये क्या दिखा रहा है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इस रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए। कौन सा रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैसेस फॉर्म में ले रहे हैं, प्लस हाइड्रोजन जो कि गैसेस फॉर्म में है, जो कि क्या बनेगा, मिथेनॉल जो कि लिक्विड फॉर्म में बनेगा। ये एक्वस फॉर्म में नहीं है, प्योर मेथेनॉल रहेगा वो, उसमें वाटर नहीं रहेगा, प्योर मेथेनॉल रहेगा, जो कि क्या है, CH4OH CH3OH। बात समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें अब अलविदा कहें। सो कैसा लगा तुम लोग का आज का लेक्चर, सही लगा या फिर क्या गलत था, क्या नहीं गलत था, तुम लोगों को बता सकते हो, तुम लोगों को कमेंट डाउन करना। होप ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं गया होगा, एंड हम जितना ट्राई किए पूरा सब कुछ कवर किए होंगे। जो कि चीज़ नहीं समझ में आएगा तुम कमेंट डाउन कर सकते हो, तुम हमको DM कर सकते हो इंस्टा पे। और एग्जाम्पल अगर बुरा नहीं मानने का है, वो जस्ट एज एन एग्जाम्पल हम लिए थे इन अ फन वे, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच तुम लोग इतना साथ देने के लिए, इतना देर तक बने रहने के लिए। ओके, कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको डायरेक्ट कमेंट मैसेज डाउन कर सकते हो, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, सी यू सून।